नमस्कार, जूमिन में आपका स्वागत है। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे कि क्या देश में प्रोटेस्ट का जो अधिकार है, प्रतिरोध का जो अधिकार है, वो खतरे में है। क्या उसके ऊपर हमले हो रहे हैं और क्या जो असहमति है उसे बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है। किसी भी लोकतंत्र में कहा जाता है कि प्रोटेस्ट ऑफ डिसेंट, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट, पीसफुल ढंग से प्रोटेस्ट करना और डिसेंट रखना और उसको जताना, उसको एक्सप्रेस करना, ये मूलभूत अधिकार है और ये अधिकार हमको हमारे संविधान से भी मिला हुआ है। लेकिन हाल के सालों में ऐसी शिकायतें बढ़ती गई हैं कि जो प्रोटेस्ट का राइट करने वाले लोग हैं उनको जानबूझकर जो सरकारी एजेंसियां हैं वो निशाना बना रही हैं। तो आज यही है हमारा विषय। इसके लिए हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ेंगे। सबसे पहले हम चलेंगे सदफ़ जफ़र के पास। सदफ़ जी लखनऊ में रहती हैं, जाना माना नाम है ये। NTCAA प्रोटेस्ट में ये सक्रिय रहीं और उनको जेल भी जाना पड़ा। अभी हाल में एक अखबार में ये खबर आई थी कि लखनऊ में पुलिस ने इनको ये धमकी दी है कि अगर इन्होंने उस दरमियान जो तथाकथित रूप से पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ, अगर उसमें वो उसकी भरपाई नहीं की तो इनकी संपत्ति जब्त हो सकती है। तो मेरे साथ अब सदफ़ जी जुड़ चुकी हैं। हम सीधे चलते हैं सदफ़ जी के पास। सदफ़ जी, आपका स्वागत है। मेरा आपसे पहला सवाल यह है कि आपको NTCAA प्रोटेस्ट के दरमियान आपको गिरफ्तार भी किया गया और हाल में जो खबर आई उसकी पुष्टि आप करेंगी कि ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था, क्योंकि हमने ये खबर एक अखबार में पढ़ी है। आपसे मेरा सवाल ये है कि NTCAA मूवमेंट फ़िलहाल ऐसा लगता है कि ठहर गया है। उसमें बहुत बड़ी भूमिका ये जो कोरोना महामारी आई उसकी भी रही है। तो ये जो आंदोलन है खासकर आपके स्टेट में, उसका जो अभी जो स्टेटस है उसको आप कैसे देखती हैं और क्या जो पुलिस की सख्त कार्रवाई हुई है वो एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से ये आंदोलन आज ऐसा लगता है कि समाप्त हो गया है? आगे क्या होगा अभी हम लोग जानते नहीं हैं। सदफ़ जी की आवाज़ नहीं आ रही है आपकी। सदफ़ जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। तो अभी सदफ़ जी का हम इंतज़ार करते हैं। वो कुछ टेक्निकल दिक्कत है जिसकी वजह से उनकी आवाज़ नहीं आ रही है। इस बीच हम चलेंगे N साई बालाजी, छात्र नेता हैं और JNU छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं। हम इनसे अभी बात करते हैं। बालाजी, आपका स्वागत है। अगर आपने मेरा सवाल पहले मैं जो सदफ़ जी से पूछ रहा था तो शायद सुना होगा। आप एक छात्र नेता के रूप में ये एक ऐसा आंदोलन था, NTCAA प्रोटेस्ट जो था, जिसको देश के नौजवान लीड कर रहे थे और उनमें आप भी थे। आज जो हालात है इसको आप कैसे एनालाइज करते हैं, उस मूवमेंट का, उसका जो स्टेटस है? देखिए, मूवमेंट ख़त्म नहीं हुआ है, मूवमेंट अभी भी जारी है। क्योंकि हम लोग ये बात पहले भी बोलते थे, अभी भी इस बात को और जोर तरीके से बोलेंगे। हम किसी चीज़ का विरोध नहीं कर रहे हैं, ना मोदी का ना अमित शाह का। हम एक ही चीज़ का गारंटी करने के लिए कह रहे हैं, जो हमारा संविधान है, जिसमें बोला गया है कि हम भारत के लोग। इसका मतलब ये कि हम भारत के लोगों ने संविधान दिया, सरकार चुना है। अब सरकार पलट के अपने वोटर को ना चुने, अपने नागरिकों को ना चुने। और दूसरी बात, संविधान में जो दिए हुए बातें हैं जिनको हमने लंबी लड़ाई लड़के अंग्रेजों से जीता है, जिन अम्बेडकर का नाम प्रधानमंत्री मोदी जी लेते हैं, जिन अम्बेडकर का नाम भारतीय जनता पार्टी लेता है, क्या उस अम्बेडकर से लिखा हुआ जो हमारा संविधान है, जिसमें इक्वालिटी की बात किया जाता है, जिसमें जस्टिस की बात किया जाता है, क्या वो CAA का कानून, NRC और NPR का पॉलिसी उसको लागू करते हैं? नहीं। अगर नहीं करते हैं, हम पहले से करें, हम संविधान के पक्ष में खड़े हैं। मैं तो खुलेआम हम लोगों ने बात बोला था कि जब स्टूडेंट्स इस देश के और महिलाएं और तमाम लोग खड़े होकर संविधान का पाठ कर सकते हैं, प्रियम्बल का पाठ हर जगह कर रहे हैं, प्रधानमंत्री और अमित शाह इस बात को, उसका पाठ हम लोगों के साथ मिलकर करने में क्यों उनको डर लगता है कि हमारे साथ आके वो संविधान पाठ कर सकते आपने ये जो कहा कि आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, ये कहने का आपका क्या आधार है? हम लोग तो कोई एक्टिविटी इसका कहीं देख नहीं रहे हैं। इस बीच लगातार बहुत पुलिस एक्शन हुआ है। आपके बहुत से जो साथी थे, साथी मैं ब्रॉडर सेंस में कह रहा हूँ, उन लोगों को जेल में डाल दिया गया है। बहुत से लोगों के ऊपर बहुत सख्त धाराएं लगाई गई हैं। बहुत
तो उसके खिलाफ कोई प्रोटेस्ट होता हुआ तो हम लोगों ने देखा नहीं। वो तो ऐसा लगता है कि सब कुछ स्वीकार कर लिया गया है। नहीं, प्रोटेस्ट हुए हैं। हम लोगों ने महामारी के दौरान जो चैलेंजेस है उसको भी दिमाग में रखते हुए हम लोगों ने अपने घरों से और फिजिकल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए कई जगहों पे हमने प्रोटेस्ट किया। ऐसा नहीं है प्रोटेस्ट नहीं हुआ। इसी का असर है कि सफूरा को उन लोगों को बेल देना पड़ा सरकार को, ये कहते हुए कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स में सफूरा को हम छोड़ेंगे। एंड ये बात सच है कि ये प्रोटेस्ट खत्म नहीं हुआ। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है दिल्ली पुलिस का खुद का कामकाज। पूरे महामारी के दौर में दिल्ली पुलिस फर्जी मुकदमे, मैन्युफैक्चर्ड और फैब्रिकेटेड एविडेंस के साथ, कॉन्कॉक्टेड स्टोरीज के साथ, जो आरएसएस ने एक स्क्रिप्ट दिया दिल्ली पुलिस को, एमएचआरडी को, उसके आधार पे जैसे स्टूडेंट्स को यूएपीए में डाला, उसके बाद सिविल सोसाइटी के लोगों को, हर्ष मंदर। बालाजी, मैं आपके पास फिर आऊँगा। अभी हमारे साथ सदफ जी जुड़ गई हैं। सदफ जी, अगर आपने मेरा सवाल तो सुन ही लिया था मेरे ख्याल से, तो मैं उसी का जवाब चाहूँगा आपसे। देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक दिल्ली लखनऊ का सवाल है, वहाँ पे 19 दिसंबर के बाद जिस ब्रूटैलिटी से क्रश करने की कोशिश करी गई, उसके बाद अगर आप कहें तो ये सलाम है यहाँ की महिलाओं का, पूरे उत्तर प्रदेश की, कि उन्होंने दोबारा हिम्मत करी और तमाम शहरों में शाहीन बाग के तर्ज के ऊपर आंदोलन शुरू हुआ। उन पर भी ब्रूटैलिटी की गई, हाथों से खाना छीन लिया गया, उनके ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, लाठियां बरसाई गई और उनके ऊपर यहाँ तक कि इनाम तक घोषित किया गया और बहुत आज तक किया गया। और आज भी वो लोग महिलाएं, तमाम महिलाएं, मेरा नाम हो सकता है हाईलाइटेड हो ज़्यादा, लेकिन ऐसी तमाम महिलाएं हैं जो मुकदमों को झेल रही हैं। नहीं तो ये तो सफल हो गई ना पुलिस। इससे, इन एक्शन से पुलिस को कामयाबी मिल गई। जो वो चाहती थी कि आंदोलन खत्म हो जाए, ये तो हो गया ना। कानून जो है, हम तो कानून की प्रक्रिया के तहत बैठे थे, संविधान की रक्षा के लिए बैठे थे हम। संविधान का एक बहुत अहम बात है कि यू कैन असेंबल पीसफुली एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट अगर वो गलत कर रही है। बात ये है कि वो आंदोलन खत्म इसलिए भी हुआ है क्योंकि जिस तरह से कोरोना क्राइसिस है, हमारी अगर संविधान के प्रति निष्ठा है तो हमारी दूसरों की तरफ भी जिम्मेदारी है। हमारी वजह से हम नहीं चाहते कि कोई और बीमार पड़े या तबलीग को जिस तरह से बदनाम किया गया है उस तरह से और नए इस आंदोलन को बदनाम किया जाए और नए आरोप नहीं। तो आपको क्या ये लगता है कि जब कभी ये महामारी थमेगी, अभी तो थमती हुई नज़र नहीं आ रही है, लेकिन जब कभी ये थम जाएगी, उसके बाद जब हालात एक तरह से सामान्य हो जाएंगे, तो फिर से ये आंदोलन खड़ा होने की स्थिति बनेगी? हो सकता है कि इसकी शक्ल अलग हो सकता है क्योंकि इलेक्शन यूपी में करीब आ रहा है, हम उस आंदोलन को हो सकता है कि पॉलिटिकल चेंज की तरफ मोड़ दें। तो बात है कि ये जो है आंदोलन कोई जरूरी नहीं है कि सिट इन धरना ही हो। बात है कि हम सीएए जब तक है, एनआरसी एनपीआर की प्रक्रिया जब तक है, तब तक इसका विरोध है। विरोध की शक्ल बदल सकती है, विरोध में शामिल होने वाले बदल सकते हैं, लेकिन विरोध जारी रहेगा क्योंकि ये लड़ाई किसी एक की नहीं है। देखिए सदफ जी, मैंने आज ये सवाल हम लोग इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि लगभग 4 महीना हो गया, मार्च में लॉकडाउन हुआ था। लॉकडाउन होने के बाद जो शाहीन बाग जो कि एक उसका सिंबल बन गया था उस प्रोटेस्ट का, वो प्रोटेस्ट या तो विड्रॉ हो गया या उसको ख़त्म कर दिया गया, जो भी हुआ। उसके बाद हम लोगों ने कोई गतिविधि देखी नहीं कि कोई, अभी जैसे ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट हम लोगों ने देखा अमेरिका में और यूरोप में, इतना बड़ा मूवमेंट हुआ है और वो सब लॉकडाउन के बीच में हुआ है। लॉकडाउन भी है, महामारी भी है, लेकिन वो इतना बड़ा आंदोलन है कि आज माना जा रहा है कि उसने वहाँ का डिस्कोर्स चेंज कर दिया है। देखिए, बात यह है कि अगर वहाँ की पुलिस को यहाँ की पुलिस से कंपेयर किया जाए, जिस ब्रूटैलिटी से इस पुलिस ने काम किया है, महिलाओं के पेट में लात मारने से लेकर सपूरा गरगर के चरित्र हनन करने तक सारे रिश्तों को तार-तार करने का काम किया है। जिस तरह से लगातार लोगों को यहाँ की पुलिस जो है वो प्रताड़ित कर रही है, उसके बावजूद हम लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं दलित हत्याओं को लेकर, सपूरा के लिए। हो सकता है कि प्रोटेस्ट, क्योंकि अगर आज आप सड़क पे आते हैं, बल्कि कांग्रेस लगातार अजय कुमार लल्लू के जी के नेतृत्व में यूपी में, लखनऊ में लगातार प्रोटेस्ट कर रही है। हमारे आज भी माइनॉरिटी सेल के चेयरपर्सन जो है शाहनवाज आलम जेल में है।
हमारा उपाध्यक्ष NSUI का अनस रहमान जेल में है, उस पर महामारी अधिनियम के तहत जेल भेज दिया गया है। तो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट करते रहेंगे, चाहे वो बढ़ते दामों को लेकर हो, चाहे वो लोगों की हत्या के ऊपर हो, चाहे पुलिस ब्रुटैलिटी के ऊपर हो। हम कहीं से भी पीछे नहीं हटे हैं। ठीक है सदब जी, आपने लेकिन एक बहुत बड़ी लेवल पे इस वक्त हमारी जिम्मेदारी समाज के प्रति भी है। हम नहीं चाहते हैं कि लोग ये इल्जाम आए किसी तरह से, किसी भी प्रोटेस्ट से, कि वो तबलीगी जमात है कोट अनकोट। बल्कि आज की तारीख में जितने लोग तबलीगी जमात को, चाहे वो बी न्यूज हो, चाहे वो अनुपम खेर जी का परिवार हो, आज वो सब संक्रमित है और उनका तबलीगियों से कोई रिश्ता नहीं है। जी सदब जी, लेकिन ये बदनामी हम नहीं उठाना चाहते हैं दोबारा। सदब जी, आपने अपना महत्वपूर्ण समय हमें दिया, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। अभी वक्त है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। साईं बालाजी हमारे साथ जुड़े रहेंगे, हम उनसे ब्रेक के बाद फिर बात करेंगे। और ब्रेक के बाद हम ये जो आंदोलन है और इसका जो ब्रॉडर आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क है उसे समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल यहाँ ठहरते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं। चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की, हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है। यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। For the details, contact 180030026072. जूमिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात कर रहे हैं कि क्या देश में जो प्रोटेस्ट का अधिकार है वो खतरे में है, क्या उसके ऊपर पहरा बैठा दिया गया है, क्या उसके ऊपर प्रहार हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं। हम इसके ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए अब चलेंगे देश के जाने माने पॉलिटिकल साइंटिस्ट और JNU में असिस्टेंट प्रोफेसर अजय गुड़ावर्ती के पास। अजय जी हमारे साथ हैं। अजय जी, आपका स्वागत है। जी, आपसे आपने हाल में बीजेपी और उसका जो आइडियोलॉजिकल हेजीमनी देश में बनी है, इस पर आपने काम किया है और आपने पब्लिक फोरम पे उस बारे में लिखा भी है कि बीजेपी कैसे कामयाब रही है अपने आइडियोलॉजिकल हेजीमनी को बनाने में। हम जो आज सवाल उठा रहे हैं कि क्या देश में प्रोटेस्ट और डिसेंट, ये दो, प्रोटेस्ट को रोका जा रहा है और डिसेंट को बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है, क्या इसका संबंध उस हेजीमनी से है? जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है कि देखिए, ये जो आप CAA का भी बात कर रहे और प्रोटेस्ट का भी बात कर रहे, एक लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये जो RSS BJP का एजेंडा है उस हिसाब से चल रहा है ये। तो ये CAA सिर्फ एंटी मुस्लिम नहीं है, इस बात को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे पब्लिक डिस्कशंस में जो है ये बात उठ रहा है कि ये सिर्फ मुस्लिम सिटीजनशिप का बात है। ये सिर्फ मुस्लिम सिटीजनशिप का बात नहीं है। ये CAA जो है एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है टू मेक एवरीवन who is not with BJP and RSS and their legal status vulnerable। ये सिर्फ मुस्लिम्स का बात नहीं है, ये सारा मेजॉरिटी हिंदूज का भी बात है कि जो भी अब RSS और BJP के साथ जुड़े हुए नहीं है, कल इलेक्टोरल रोल्स में क्या उनके नाम निकाल दिए जाएंगे। RSS चीफ मोहन भगवत जी कहते हैं कि हिंदुओं को प्रूव करने की जरूरत है, आप हिंदू हो
अगर कागज भी नहीं है तो आप सिटीजन हो। लेकिन पहला तो हमें ये प्रूव करना होगा कि हम हिंदू कैसे हैं, उसके लिए तो कागज चाहिए, और बहुत सारे मेजॉरिटी हिंदूज के पास भी कागज नहीं होंगे। तो इसका ब्रॉडर, आप जो पहला सवाल उठा रहे थे कि ब्रॉडर स्ट्रैटेजी इसको समझना है कि सबका लीगल स्टेटस इस देश में वल्नरेबल बनाने का एक साजिश है, ये बहुत बहुत गहरी साजिश है ये। और इसका जो हमें पहलू दिख रहा है कि जो जिस तरह के फैब्रिकेटेड केसेस एंटी सीए एक्टिविस्ट पे ही नहीं है, भीमा कोरेगांव का केस आप उठा लीजिए। आज वरिष्ठ पोएट नरवर राव जी जो 80 साल के हैं, बिना कोई सबूत पिछले 2 साल से जेल में है। आज उनका तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। कोर्ट्स, मीडिया, पब्लिक फोरम, सारा चीज जो है रिग्ड हो चुका है इस देश में। और इसलिए एक लंबा और एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है सीएए का जो है, और इसको आगे चल के मेरे ख्याल में इलेक्टोरल रोल्स के साथ जोड़ने का कोशिश भी होगा। तो अजय जी, आप ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो एंटी सीएए प्रोटेस्ट था, उसके प्रति जो सरकार का नज़रिया था वो काफ़ी सख्त था। बल्कि प्रधानमंत्री जी ने तो ये भी कहा था कि ये कोई संयोग नहीं है, एक प्रयोग है। अब उनका चाहे उसके जो भी मतलब रहा हो, क्या आपको ये लगता है कि जो एंटी सीएए प्रोटेस्ट के लिए के खिलाफ जो सरकार ने इतनी सख्ती दिखाई, उसकी वजह ये थी कि ये मूवमेंट पहला मूवमेंट ऐसा था पिछले 6 साल में जिसने बीजेपी आरएसएस को आइडियोलॉजिकल चैलेंज ज़मीन से उतर के दिया? क्या ये वजह थी या कोई और भी वजह थी इसकी? नहीं, देखिए, इसमें 2 चीजें हैं। हमें इस एंटी सीए प्रोटेस्ट को ज्यादा ग्लोरीफाई भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका 2 पहलू है। जैसा बीजेपी आरएसएस इसको प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, वो है कि ये मुस्लिम वर्सेस रेस्ट ऑफ हिंदू सोसाइटी, कि मुस्लिम्स एंटी सीए जो है वो एसेंशियली मुस्लिम्स है, और एक छोटा तबका प्रोग्रेसिव लिबरल फोर्सेस है जो भीमा कोरेगांव जैसा एक्टिविस्ट, और बाकी सब मेजॉरिटी हिंदूज है। हमें ऐसा पब्लिक फोरम में जैसा डिस्कशन आप चला रहे हो, इस पे इस बात को भी गौर देना है कि क्या ये मूवमेंट आम हिंदुओं के बीच ऐसा प्रोजेक्ट हो रहा है कि ये सिर्फ मुसलमानों का हक का बात कर रहा है, मुसलमानों का सिटीजनशिप का बात कर रहा है, और बाकी जो है बाय डिफॉल्ट हिंदू बन जाते। तो इसमें हमें एक बात को भी चर्चा करना चाहिए, इस बात पे भी चर्चा करना चाहिए कि आम हिंदू का इस मूवमेंट से क्या ताल्लुक है, इस मूवमेंट के बारे में उनका क्या ओपिनियन है। मेरे ख्याल में एज ए सोशल साइंटिस्ट मुझे लगता है कि इस पे हमें ज्यादा क्लैरिटी नहीं है। एक समय ऐसा था, पहला आप दौर एंटी सीए का प्रोटेस्ट का देखे तो जहां आम हिंदू गांव में अनपढ़ लोग थोड़ा एंग्जाइटी में चले गए थे कि भाई हमारा भी सिटीजनशिप क्या खतरे में होगा। अमित शाह जी ने जो फेमस स्टेटमेंट दिया, क्रोनोलॉजी समझिए, मोहन भगवत जी ने कहा कि हिंदुओं का लिए कोई खतरा नहीं। इसके बाद हमारा समझ में क्या है कि क्या मेजॉरिटी हिंदू इस देश में इस लेजिस्लेशन के बारे में क्या सोच रहे। आई थिंक मीडिया और जनरल एनालिसिस में ये बात बार बार नहीं आ रहा। ये बहुत अहम बात है कि हम सिर्फ इस प्रोटेस्ट को अलग करके देखेंगे, सोचे कि ये एक नया प्रोटेस्ट पहली बार उभरा है तो इसको हम सेलिब्रेट करेंगे। इसका खतरा ये हो सकता है जो मोदी और अमित शाह जी चाहते हैं कि डिफॉल्ट जो है मेजॉरिटी हिंदू हो जाएंगे और वो बीजेपी के साथ, और ये जो छोटा तबका जो है प्रोटेस्ट में रह जाए। अच्छा अजय जी, आपसे मेरा ये आखिरी सवाल है कि ये जो एंटी सीएए मूवमेंट हम लोगों ने देखा, हालांकि आपने कहा कि इसे बहुत ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए, लेकिन अभी वेस्ट में, पश्चिमी देशों में, अमेरिका में, यूरोप में हम लोगों ने ये ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट को देखा है और उसमें बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन है लोगों का और उसका काफ़ी असर भी वहाँ हुआ है। जिस तरह से वहाँ के सिम्बल्स वगैरह जो थे रेसिज्म के, उनको हटाया गया है, बल्कि कुछ जगहों पर खुद सिटी काउंसिल ने ये फैसले किए। तो अगर हम उस आंदोलन को और एंटी सीएए का जो हमारा मूवमेंट था, इन दोनों को साथ में रखें तो इनमें कुछ आपको सिमिलरिटी नज़र आता है या इसमें आपको कोई डिफरेंस नज़र आता है? जी बहुत बढ़िया सवाल किया आपने। देखिए, बहुत डीप ढंग से जो डिफरेंस है, पहले सिमिलरिटी में बाद में आऊँगा, डिफरेंस जो है, आज ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट जो है एक मेन स्ट्रीम मूवमेंट बन गया है यूनाइटेड स्टेट्स। वहाँ पे भी ट्रम्प वही काम कर रहे हैं जो मोदी जी यहाँ पे कर रहे हैं कि एक वाइट
मेजॉरिटी को कंसोलिडेट कर दे, जैसा एर्डोगन टर्की में कर रहे कि मॉस्क बना के सोफिया हदिया को एक मेजॉरिटेरियन मुस्लिम मोबिलाइजेशन करना चाहता। तो हर जगह स्ट्रैटेजी यही है, वाइट का हो जो ट्रंप हो, मुस्लिम्स का हो एर्डोगन हो, या हिंदूज का हो मोदी इंडिया में, यही स्ट्रैटेजी है कि मेजॉरिटी को। लेकिन ब्लैक लाइव्स मैटर लाइफ में देखिए एक मॉरल सुप्रीमेसी आ गया इस मूवमेंट के लिए। आज वेस्ट इंडीज वर्सेस इंग्लैंड क्रिकेट का टूर्नामेंट मैच में भी जो है सारा टीम्स नील डाउन करके उस मूवमेंट में सॉलिडारिटी एक्सप्रेस कर चुके हैं। तो एक वाइट, बहुत हद तक एक वाइट पॉपुलेशन में इस बात का सहमति है कि ब्लैक लाइव्स मैटर्स इज अ लेजिटिमेट मूवमेंट, उनका राइट्स लेजिटिमेट है, और रेसिज्म वाइट सोसाइटी, अमेरिकन सोसाइटी में बहुत हद तक आगे जा चुका। क्या हम ये बात को उतना ही गंभीरता, उतना ही कॉन्फिडेंस के साथ क्या इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कह सकते हैं कि मेजॉरिटी हिंदूज भी आज जो है ये सोच रहे कि एंटी सीए प्रोटेस्ट जो मुस्लिम महिलाएं चला रही है वो उतना ही लेजिटिमेट है, कि ये गलत बात है कि मुस्लिम जो इतने वर्षों से, इतने सालों से जो इसी देश में पैदा होकर रह रहे हैं कि उनका सिटीजनशिप नहीं हटना चाहिए। तो इस बात को आई थिंक हमें बहुत डायरेक्टली कॉन्फ्रंट करना चाहिए, क्योंकि वाइट एंटी रेसिज्म स्ट्रगल बहुत लंबा हिस्ट्री है, 1960s 1950 मार्टिन लूथर से लेके अभी ये एंटी सीए तो एक नया चर्चा है, और हिंदू मुस्लिम डिवीजन। तो हमें आई थिंक हमारा पब्लिक डिस्कोर्स में मेरा विनती आपसे ये होगा कि आम हिंदू के तरफ हमें फोकस करना चाहिए। उनको क्या लग रहा है कि या ये सही मूवमेंट है, क्या मुस्लिम का सिटीजनशिप हटाना सही होगा, क्या मुस्लिम इस देश में रहने का लायक नहीं है, हक नहीं है, क्या इस कॉन्स्टिट्यूशन का गारंटी है, इस मुद्दे पर आई थिंक हमें ज़्यादा चर्चा करना चाहिए। जी अजय जी, आपने अपना समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम एक बार फिर से चलेंगे साईं बालाजी के पास। बालाजी, आपने जो बात अभी प्रोफेसर गुडावर्ती के साथ हो रही थी आपने शायद सुना होगा। अगर इन्होंने जो एक अपना एनालिसिस उस मूवमेंट के बारे में रखा जिसके आप एक लीडर थे, और हम लोग सभी मानते हैं कि देश का भविष्य आप जैसे नौजवानों के हाथ में है, वो जैसा सोचेंगे, वो जैसी एक्टिविटी करेंगे, उस तरह का ये देश आगे चल के बनेगा। उन्होंने जो इसकी कमियां बताई और वो उस पर आपका क्या कहना है और आपको क्या संभावनाएं नज़र आती हैं? आपका ये विश्वास का आधार क्या है कि वो मूवमेंट ख़त्म नहीं हुआ है, वो आगे फिर से होगा? मेरे इसमें 3 चीज़ें मुझे कहनी है जो प्रोफेसर अजय गुडावर्ती जी ने भी बताया। पहला चीज़, ये सही बात है, ये खाली मुसलमानों का मसला नहीं है बल्कि देश में हर नागरिक का सवाल है। इसलिए हमने इसको, इस प्रोटेस्ट का जो कल्पना भी और इस पूरे आंदोलन में हम लोगों ने क्या बातें की, हमने बोला ये संविधान के जो मूल ढांचा है जिसको हम लोगों ने जीता, जहाँ पे ये वादा था कि नागरिकों को जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, लिंग के आधार पे, रंग के आधार पे, किसी भी आधार पे उनको डिवाइड नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये संविधान को हमने दिया, पहली बात। अब सवाल यहाँ पे आता है, सरकार ने क्या संविधान का हाथ छोड़ दिया? वो नहीं चाहता कि संविधान के बारे में बातचीत हो, और संविधान के बारे में हमारे देश के नागरिकों के पास कितनी जानकारी है, हिंदू हो या मुसलमान हो, आम लोगों के बीच में कितना संविधान को लेकर एक्चुअली बातचीत है, संविधान के पहलू कितने लोग समझते हैं। कहीं ना कहीं सीए को जब लागू किया गया, आपने ये बात नोटिस भी किया होगा, पहला विरोध जो हुआ आपके यूनिवर्सिटीज से हुआ, आपके लॉ यूनिवर्सिटीज, आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, आपके स्टेट यूनिवर्सिटीज, जो बार बार कहा जाता है कि जो यूजुअल कल्प्रिट्स है जामिया, जेएनयू, आप इनको छोड़ दीजिए। अगर इन 2 यूनिवर्सिटी को अलग हटा देंगे तो आप देखेंगे इस देश के तमाम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज, छोटे छोटे कॉलेजेस, देश भर में उन्होंने एक बात बोला, यार ये हमारे लिए स्वीकार नहीं है। नौजवानों की बात मैं कह रहा हूं, उन्होंने बोला ये हमारे लिए स्वीकार नहीं है। मैं, मेरा दोस्त मोहम्मद हो सकता है, मेरा दोस्त राम हो सकता है, मैं उसको उसके नाम से, उसके जाति से, उसके धर्म से नहीं भेदभाव करना चाहता हूं, ना मैं संविधान को भेदभाव करना चाहता हूं, मेरा दोस्त है। ये आधार थी उनको जो सड़क पे उतर के वो आंदोलन में आए। अब तीसरी बात यहाँ पे जो महत्वपूर्ण है कि हाँ, ये बात सही है कि पूरे देश भर में जिस तरीके से लोग उतर के आए, उसमें आप स्टूडेंट, मुस्लिम महिलाएं और माइनॉरिटी कम्युनिटी से ज्यादा लोग थे। अगर वो लोग आए, जैसे ब्लैक लाइव्स मैटर्स का बार बार आप जिक्र कर रहे थे, उसमें एक मॉरल अथॉरिटी थी और वहां का मीडिया ने बार बार उस मॉरल अथॉरिटी को मेंटेन किया, उसके बारे में बातचीत किया, अपने प्रेसिडेंट के खिलाफ, हेट के खिलाफ बोला। और हम अपना मीडिया के बारे में इंट्रोस्पेक्ट करेंगे तो दिन भर झूठ, नफरत और इस्लामोफोबिया को बढ़ावा दिया।
तो मैं ये उम्मीद नहीं करूंगा जो आम इंसान जो अपना काम कर रहा है, जो दिन भर एक मुसलमान के प्रति नफरत वो झेल रहा है, व्हाट्सएप से लेके टीवी से लेके, वो कैसे संविधान के प्रति आस्था रखेगा। एंड जो तीसरा चीज मैं इससे कह दूंगा और ज्यादा समय नहीं लूंगा, प्रोटेस्ट इसीलिए जारी है क्योंकि अभी भी सरकार को खतरा है इससे, इसलिए वो लोग स्टूडेंट्स को अभी भी बंद करना चाहते हैं, महिलाओं को सबक सिखाना चाहते हैं, वो जेलों में बंद करके उनको लगता है कि ये मूवमेंट खत्म करेंगे, बट ये जारी है, अलग अलग फॉर्म में जारी। हमारे पास समय की थोड़ी कमी है, लेकिन आपने अपना समय निकाला और अपना पर्सपेक्टिव दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम लोगों ने जूम इन में ये बात की कि क्या देश में प्रोटेस्ट का अधिकार और जो असहमति का अधिकार है उसके ऊपर कोई खतरा, कोई संकट मंडरा रहा है। इस पर हमने अलग अलग पर्सपेक्टिव से इस चीज़ को समझने की कोशिश की। अगले हफ्ते जूम इन के अगले अंक में हम लोग फिर से किसी एक और अन्य समस्या के साथ आएंगे और उसके विभिन्न पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। आज इतना ही, आज हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।